Good morning, viewers. So today we are going to discuss something about gynecology, and we have Dr. Sriram. He's a very senior obstetrician and gynecologist. Welcome, sir. So can you please introduce yourself and tell us आपका education कहाँ हुआ है? Good morning. I am professor in gynecology and मेरा जो undergrad यानी MBBS जो हुआ है वो बॉम्बे से ग्रैंड मेडिकल कॉलेज या जीजे हॉस्पिटल से हुआ है। उसके बाद में गायनेकोलॉजी में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था केएम हॉस्पिटल या कहते हैं जीएस मेडिकल कॉलेज से किया हुआ है। वाह सर, तो आपके दोनों ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया हैं। आपका मतलब आपका एजुकेशन इंडिया के बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस से हुआ है। एंड सो बिफोर वी बिगिन आई वाज इंटरेस्टेड कि अगर कोई यंग कपल आता है या हु इज़ अबाउट टू गेट मैरिड, तो उनको प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग जो कि एक नया कंसेप्ट है, आप क्या एडवाइस करते हैं? अधिकतर लोग तो शादी के बाद आते हैं, बट अगर कोई कपल है जो शादी के पहले आता है तो उनको क्या एडवाइस रहता है? एक्चुअली शादी के बाद आएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, तो प्रॉब्ली इस वीडियो को देखिए वो अवेयरनेस तो आएगा कि उन्हें जाना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई कपल है, आई वुड से कपल, तो उन्होंने अगर एक कोई भी जनरल प्रैक्टिशनर या गायनेक के पास गए तो एक जनरल चेकअप तो करा लेना चाहिए अपनी बॉडी का, जहाँ पे वज़न, ब्लड प्रेशर, पल्स, बाकी सब भी चेक कर लेंगे। उसी के साथ अगर कहा जाए अगर कोई बेसिक मिनिमम अगर कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह कराने हैं तो ब्लड ग्रुप अगर पता होगा तो इट्स अ गुड थिंग। एंड उसके अलावा एक सीबीसी देखने के लिए कि अनीमिया है कि नहीं, क्योंकि अनीमिया होगा तो वो अगर खाने में कुछ कमी होगी उसकी वजह से हो सकता है, या तो थैलेसीमिया जो आजकल काफ़ी कॉमन है उसकी वजह से हो सकता है। और ये दोनों को देखना ज़रूरी है क्योंकि कई ऐसे डिजीज़ होते हैं जो कि अगर कॉमन होंगे हस्बैंड और वाइफ में टू बी, तो वो बच्चे को भी हो सकते हैं और उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब रूल आउट करना ज़रूरी होता है। सो थैलेसीमिया एक मेजर कंसर्न है, स्पेशली अगर ट्रेड दोनों में हो तो मेजर बच्चा पैदा हो तो बहुत डिफिकल्ट। दोनों में ट्रेड हो या दोनों कैरियर हो तो उतने चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो आने वाला बच्चा है उसमें हो जाए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रेगनेंसी ना रखें, बट वो तो केयर तो लेना पड़ेगा आप लोगों को। सर, वैक्सीनेशन के बारे में क्या बेसिक नॉलेज होना चाहिए अगर कोई पर्सन मैरिड है और प्रेगनेंसी प्लान करना चाहता है? आज के तारीख में तो जैसे जन्म से ही सबको दिया जाता है। अब हमारे जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी प्रोटोकॉल्स है वो तो सेट है कंपल्सरी, जो कि एट बर्थ से शुरू होकर 1.5 महीने में, 2.5 महीने में, 3.5 महीने में लेके आगे 1.5 साल, फिर हर 5 साल में हम देते हैं वैक्सीन। तो ये सारे के सारे जो प्रोटोकॉल जो गवर्नमेंट ने किए हैं, एटलीस्ट बेयर मिनिमम उतना तो करना चाहिए। उसके अलावा प्राइवेट में आपको कई सारे वैक्सीनेशन दिए जाते हैं बचपन में। पर अगर आप देखेंगे अगर प्रेगनेंसी के लिए या डिलीवरी के टाइम पे हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझते हैं वो है रूबेला वायरस का वैक्सीनेशन, जो कि MMR करके दिया जाता है 1 साल के अंदर बच्चों को। तो अगर वो नहीं दिया है तो कभी कभार हम लोग देख लेते हैं कि इस लेडी को रूबेला वैक्सीनेशन नहीं दिया है, पर फिर भी उसको अगर इन्फेक्शन हुआ होगा तो वो नेचुरली वैक्सीनेटेड हो जाती है। तो वो चेक करने के तो कुछ टेस्ट अवेलेबल हैं जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि रूबेला के लिए कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस तो नहीं है प्रेगनेंसी में। वेरी नाइस सर, अगर कोई यंग कपल है एंड दे डू नॉट विश टू हैव प्रेगनेंसी फॉर सम टाइम, से अगर जस्ट शादी हुई और 1-2 साल वो बच्चा नहीं चाहते, तो आपका क्या एडवाइस रहेगा कि कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में वो कैसे? एक्चुअली यंग कपल इफ़ दे डू नॉट विश टू हैव, तो सवाल ही नहीं पता। मुझे तो लगता है कि शादी के बाद में कम से कम 1-2 साल तो देना से एक दूसरे के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाता है। और इसके दौरान अगर बच्चा नहीं चाहते वो, या कॉन्ट्रासेप्शन जो हम कहते हैं, उसके लिए नेचुरल मेथड्स है। और अगर नेचुरल मेथड्स नहीं यूज़ करने हैं तो आपके पास ऑप्शन है, 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस हो जाते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मतलब गर्भ निरोधक दवाइयाँ, और दूसरे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप और कोई फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रहे हैं तो भी यूज़ करना चाहिए, वो है बैरियर या कॉन्डोम्स। सो कॉन्डोम्स के अपने और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ना? हाँ, इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन चाहते हो और अगर और कोई चीज़ यूज़ करो तो भी कॉन्डोम्स यूज कीजिए। कॉन्डोम से एक तो है इन्फेक्शंस जो है, जो STD जैसे कहते हैं, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। अभी HIV नहीं, सिंपल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह वो भी कम हो जाते हैं। एंड सर, आपने गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में, OC पिल्स के बारे में बात किया, तो लोगों को बहुत ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं टैबलेट लूँगी
तो बाद में प्रेगनेंसी जब चाहिए होगी तो नहीं होगा, तो इसके बारे में? हाँ, ये एक मिसकंसेप्शन सब में होता है। उनको लगता है कि अगर कुछ भी यूज़ करें जिससे कि हम प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं तो आगे जाके प्रेगनेंसी ठहरने में तकलीफ हो सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स गोलियाँ ले रहे हो तो भी एक बार स्टॉप कर दोगे तो अगले साइकिल से प्रेगनेंसी होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। और उसके अपने भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ना, मतलब ओसी पिल्स तो हम लोग नॉर्मली प्रमोट भी करते हैं कि अर्ली। डेफिनेटली ओसी पिल्स से, अगर जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उनसे आपके साइकिल, जो पीरियड साइकिल्स रेगुलराइज हो जाते हैं, जो पीरियड में किसी किसी को पेन होता है वो कम हो जाता है, किसी किसी को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है पीरियड्स के टाइम पे, वो भी कम हो जाता है। तो हेल्थ के बेनिफिट्स काफ़ी सारे हैं। 100% अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो ओसी पिल्स से अच्छा कोई शायद। हाँ, फिलहाल तो जो आप बोल रहे हैं इमीडिएटली पोस्ट मैरिज जो कपल है उनके लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो, जैसे कि लिवर प्रॉब्लम्स या ब्लड प्रेशर और कोई प्रॉब्लम्स ना हो जिसकी लिस्ट होती है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बेस्ट है। तो सर ये नॉर्मली मतलब अगर ये स्टार्ट करना है तो पेशेंट खुद से स्टार्ट करे या अपने डॉक्टर के पास विजिट करे? खुद से स्टार्ट कर सकते हैं, पर एक बार अपने फैमिली फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट हाईली रिकमेंडेड है कि एक बार कराना बेटर है। क्योंकि क्या होता है कि हम जब तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है हम डॉक्टर के पास जाते नहीं। तो ऐसे कई बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जो रूटीन फॉलोअप पे पता चलती है, तो ये जो चीज़ें हैं या जॉन्डिस की हिस्ट्री अभी रिसेंट में रही है तो एक बार डॉक्टर से चेकअप करा के ही ये टैबलेट स्टार्ट करें तो सही रहेगा। और नॉर्मली सर आइडियली हम लोग ये पहले दिन से ही शुरू कर देते हैं? हाँ, जो पीरियड्स के फर्स्ट टू 5 डे से ये शुरू कर सकते हैं। ओके, मतलब वो डॉक्टर एडवाइस कर देंगे कि कैसा है। अगर सर कोई लेडी है जिनके पास ऑलरेडी एक बच्चा है और वो सेकंड प्रेगनेंसी तुरंत तो प्लान नहीं कर रहे, तो जो हम स्पेसिंग मेथड कहते हैं कि 2 बच्चों में जो अंतर है, उसके लिए आपका पर्सनल क्या एडवाइस रहता है पेशेंट्स को? जो हमने गर्भ निरोधक दवाइयों के बारे में कहा वो यूज़ कर सकते हैं, बट वो डिलीवरी के बाद में तुरंत नहीं यूज़ करते जब ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा हो, तो उस दौरान कॉन्डम्स एक अच्छा ऑप्शन होता है। दूसरी बात, कॉपर टी जो हम बोलते हैं या इंट्राइन डिवाइसेस बोलते हैं वो ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत कम लोगों को इससे कुछ प्रॉब्लम होता है। और गवर्नमेंट में तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट भी, जो कि जो गवर्नमेंट जो सप्लाई करती है वो भी जो प्राइवेट वाले प्रॉपर्टी है उतना ही इफेक्टिव और काफ़ी अच्छा है, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और अगर आजकल तो न्यू डिवाइसेस आ गए हैं, तो अगर अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है तो मायरीना या इसके बारे में सर आपका क्या? हाँ, अगर अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है तो मायरीना यूज़ कर सकते हैं। हालांकि जो मायरीना से आपका जो प्रिवेंशन रेट होता है, प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने का रेट होता है, वो बढ़ जाता है। सर थोड़ा सा हम लोगों ने स्किप कर दिया, मायरीना के बारे में थोड़ा मेरे दर्शकों को बताएंगे कि क्या होता है ये? हाँ, सो मायरीना जैसे हम कहते हैं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या जो गर्भ निरोधक दवाइयाँ होती हैं उसमें 2 प्रकार की हार्मोन होते हैं, एक तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो मायरीना एक डिवाइस है जो बच्चेदानी के अंदर डाली जाती है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन ये हार्मोन होता है। तो ये बच्चेदानी के अंदर डालने की वजह से छोटी मात्रा में वो बच्चेदानी तक और ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाती है और उससे प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी गर्भ निरोधक मतलब जब तक वो अंदर रहेगा बच्चेदानी के अंदर तब तक प्रेगनेंसी नहीं होती। हाँ, उसका भी एक टाइम पीरियड होता है कि 3 से 5 साल तक 5 साल तक आजकल रख सकते हैं। और ये बहुत अच्छा डेवलपमेट है कि इससे ब्लीडिंग काफ़ी कम हो गई है और कॉपर के जो साइड इफेक्ट थे वो नियरली ना के बराबर हो गए। प्लस एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट भी हो जाता है वो गर्भाशय पर। सर अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, जैसे हमने बात किया कि नहीं चाहिए था, लेकिन अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो कुछ दवाएं हैं हम लोग जो आजकल प्रिवेंटिव स्टार्ट करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपकी जो मानसिक स्थिति है और शारीरिक स्थिति है वो एकदम ऑप्टिमल होनी चाहिए। कि जब तक ये ऑप्टिमल नहीं है तब तक एक तो प्रेगनेंसी रहने में प्रॉब्लम होगी और दूसरी बात प्रेगनेंसी अगर रहेगी तो बच्चे के बढ़त में भी या प्रेगनेंसी में गर्भावस्था में जो स्त्री है उसको भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो सिंपलेस्ट थिंग एक तो उनका जो अनीमिया है वो जैसे हमने बताया था वो देखना है कि नहीं, अगर होगा तो उसको ट्रीट करना है। और दूसरा फोलिक एसिड करके टैबलेट आता है जो कि गर्भ के जो है फीटस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी जो ब्रेन और रीढ़ की हड्डी के अंदर जो उसका स्पाइनल कॉर्ड जाता है उसके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो कम से कम 3 महीने से पहले से आपने अगर फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन लिया तो ये सब चीज़ें कम नजर आती हैं।
सर आजकल कुछ किताबों में DHEAS या ओमेगा-3 इन सब चीज़ों के बारे में भी लिखा रहता है, तो क्या आप पर्सनली भी ये पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं प्री कंसेप्शन? देखिए, अगर आपका जो आहार है वो अच्छा होगा, ठीक होगा और कंप्लीट होगा, तो ये सब चीज़ें तो अपने डाइट में आ जाती हैं। तो बैलेंस डाइट एंड फोलिक एसिड शुड बी गुड इनफ टू बिगिन विद। फोलिक एसिड काफ़ी हो जाता है और हीमोग्लोबिन अगर अच्छा है टू बिगिन विद, तो एक हेल्दी स्वस्थ बच्चे को जन्म देने में ये सब सहायक रहेगा। ठीक है सर, अगर प्रेगनेंसी रहती है तो पेशेंट को अगर महीना नहीं आया या मिस हो गया, तो आजकल तो प्रेगनेंसी टेस्ट लोग घर में ही कर लेते हैं, फिर ये मन में डिलेमा रहता है कि हम अपने डॉक्टर के पास कब विजिट करें। अभी प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव आ गया आज ही, तो आपका इसके बारे में क्या सलाह है कि कितनी जल्दी डॉक्टर से मिलना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए, जो भी? तो प्रेगनेंसी टेस्ट आप कब करोगे? फर्स्टली तो अगर आपके पीरियड्स रेगुलर है तो एक हफ्ता मिस होने के बाद में, ऐसे नहीं कि आज ड्यू है आज नहीं आया तो कल कर लो, कम से कम एक हफ्ता भर रुक जाओ और उसके बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना। एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट अगर पॉजिटिव आए या इनफैक्ट नेगेटिव आए तो भी डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना ज़रूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से फिर आपका जो ट्रीटमेंट चेकअप वगैरह होता रहेगा। सर आजकल एक रहता है कि सारे पेशेंट्स का ये भी है कि वो तुरंत सोनोग्राफी कराना चाहते हैं कि कंफर्म कर लें, आज प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और महीना आने वाला था, 2 दिन ऊपर हुआ, प्रेगनेंसी टेस्ट किया और अगले दिन वो डॉक्टर के पास आते हैं और सोनोग्राफी के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा अगर जानकारी देते कि सोनोग्राफी में ये कब तक दिखेगा और क्या सही समय रहता है अपनी पहली सोनोग्राफी कराने के लिए? प्रेगनेंसी नॉर्मली सोनोग्राफी के 5 हफ्ते, मतलब पीरियड छूटने के बाद में 1 हफ्ते के बाद में प्रेगनेंसी सोनोग्राफी में दिखाई देती है। पर प्रेगनेंसी अच्छी है या नहीं, मतलब उसमें जो गर्भ का आकार आया है, उसकी दिल की धड़कनें वगैरह है कि देखने के लिए कम से कम 6 से 7 हफ्ते लग जाते हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप 6 से 7 हफ्ते में सोनोग्राफी कराएं। उससे पहले करेंगे तो रिपीट करवाना पड़ेगा। सर क्या कुछ कंडीशंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हम सोनोग्राफी थोड़ा जल्दी कराते हैं? हाँ, एक कंडीशन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जहाँ पे जो प्रेगनेंसी जो रहती है वो बच्चेदानी में ना होकर जो नली है, जो गर्भाशय से लेके अंडकोश तक नली होती है, उसमें रह जाता है। और अगर वैसे कोई रह गया प्रेगनेंसी एक्टोपिक तो वो जान को हानिकारक होता है। तो इसीलिए उस कंडीशन में आपने सोनोग्राफी करा लेना। सो अगर पेशेंट को कोई पेन है या हल्का ब्लीडिंग है तो हम लोग कभी कभी जल्दी भी कहते हैं। तो अगर कोई पेन ब्लीडिंग वगैरह ऐसा कोई होगा तो 6-7 हफ्ते तक ना रुकते हुए आप उसके पहले डॉक्टर तो आपको बताएगा। या कोई पुरानी हिस्ट्री भी अगर एक टॉपिक की है, गर्भ में मतलब नली में गर्भ रुका था, तो हम थोड़ा जल्दी भी करवा लेते हैं। कोई भी डाउट हो तो जल्दी कराना बेटर है, बट अदरवाइज अगर कोई डाउट ना हो, कॉम्प्लिकेशन ना हो तो डॉक्टर का विजिट जो है वो तुरंत कर ले और सोनोग्राफी जो है वो डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से करें। एक्टोपिक प्रेगनेंसी से हमको भी डर लगता है, तो इसलिए बेटर है कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो, आप तुरंत डॉक्टर के पास चले जाएं। थैंक यू सर। हम लोग को थोड़ा बेसिक में बताना है कि अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तो वो अपना खाने पीने का ख्याल कैसे रखे, या बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं, वो वेज और नॉन वेज, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इजीली हम अपने डाइट में अपने पेशेंट्स को बोल सकते हैं ऐड करने के लिए? जो प्रेगनेंसी में मेरी जो सलाह होती है प्रेग्नेंट वुमेन को, तो पहले 3-4 महीने में इनको बहुत सारी उल्टियाँ वगैरह होती हैं और उनका जो एपेटाइट है, इनको खाने का मन नहीं करता है, या ऐसा होता है कि बहुत बार जस्ट खाने के स्मेल से भी उनको उल्टी होने लगती है, उल्टी महसूस होने लगती है। तो मेरा ये सिंपल कहना है कि प्रेगनेंसी के दौरान पहले 3-4 महीने में जो अच्छा लगे वो आप खा सकते हो, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऐसी कोई बात नहीं। ऑयली और जो तीखे पदार्थ हैं वो थोड़ा कम खाएं। फ्रूट्स सब कुछ खा सकते हैं। लिक्विड्स अच्छा मेंटेन करना, जूस हो, इलेक्ट्रॉल हो या पानी हो, नारियल पानी हो, नींबू पानी हो, लिक्विड्स एटलीस्ट 2 से 3 लीटर दिन में जाने चाहिए अगर पॉसिबल है तो। फ्रूट्स बेस्ट है क्योंकि वॉमिटिंग होगा तो एटलीस्ट फ्रूट्स तो एक्सेप्ट हो जाते हैं। बाकी खाने में आपको जो मन करे वो खाइए, पर वो 2 बार बैठ के या 2 लोग के लिए ना खाइए। 1-2-3 घंटे में थोड़ा करके अगर खाते रहेंगे तो फिर वो हजम भी हो जाएगा और उल्टियाँ कम होंगी। मतलब जो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील और हाइड्रेशन, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पाइसी और ऑयली फूड्स अगर अवॉइड करेंगे तो इट इज़ मच बेटर। सर ऐसे कहते हैं हमारे कल्चर में अलग अलग जगहों पे कि पपाया या पाइनएप्पल ना खाया जाए, तो इसके लिए आप क्या पर्सनली एडवाइस करते हैं? हाँ, एक्चुअली हमारे साइंस में तो ऐसा कुछ नहीं है कि पपाया पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए, पर मैं तो एडवाइस करता हूँ कि ना खाएं।
ताकि घर में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए एल्डर्स। इट इज़ बेटर टू रिस्पेक्ट द मेरा तो ये एल्डर्स। कहना होता है कि ये सब चीज़ें हैं, पर अगर एल्डर्स घर में कोई भी कुछ कहे तो फॉलो कर लीजिए अगर उनका भी, हाँ। और नॉर्मली लोग कहते हैं कि कम्प्लीटली राइप फ्रूट खाना चाहिए, कच्चा फ्रूट नहीं खाएं, अच्छी तरह से पका हुआ फ्रूट ही खाएं तो वो फ़ायदा करता है। पर क्या है कि इनको जैसे खट्टा खाने का आदत होता है या मन करता है तो थोड़ा बहुत खा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जैसे नींबू पानी या आंवला, ऐसा कुछ खा सकते हैं, मतलब कैंडीज टाइप का ऐसा, तो उससे थोड़ा वॉमिटिंग का सेंसेशन। और क्या सर, अगर वॉमिटिंग का इशू नहीं है तो लोग डाइट में अपने और क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे हाई प्रोटीन हम लोग आपका जो डाइट है जो वो हमेशा आप प्रेग्नेंट हो या ना हो बैलेंस्ड होना चाहिए। उसमें प्रोटीन्स की मात्रा होनी चाहिए, फैट्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की होनी चाहिए। जब आप प्रेग्नेंट हो तो एक अराउंड से 10-15% थोड़ा ज़्यादा, वो तो 3-4 महीने के बाद में आपका जो डाइट है अराउंड 10%-15% बढ़ा दीजिएगा। एंड अगर बैलेंस है उसमें वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह ऐड कर देंगे, थोड़ा सा प्रोबायोटिक जैसा कर्ड्स ऐड कर देंगे। और प्रोटीन्स के लिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल, राजमा, चना, पनीर, चीज़ अपने ट्रेडिशनल भी खाने में सर चिक्की वगैरह भी काफ़ी अच्छा रहता है ना। चिक्की में तो आयरन भी होता है, आयरन भी है, प्रोटीन भी होता है, बिल्कुल। तो इट्स अ सुपर फूड, एकदम थोड़ा सा खा लो अच्छा हो जाएगा एकदम। वो तो मेरा एडवाइस होता ही है कि चिक्की रख लो और बीच बीच में चिक्की खाते रहना, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, आयरन है और प्रोटीन्स भी है और ऑयल भी है। सो सोयाबीन, दाल, स्प्राउट्स और ये शेंगदाना, चिक्की, ये बहुत अच्छा है। और जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अंडा खाओ आप, मांस खा सकते हैं, रेड मीट यानी मटन खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं। अगर उसको स्पाइसी कम रखेंगे तो बेटर है हाजमे के लिए और एसिडिटी कम हो जाती है उससे। सो नॉर्मली नॉनवेज वालों के अच्छा होता है, फिश एंड एग इज़ वेरी वेरी हेल्दी, दे कैन हैव दैट। ओके सर, इसमें एक ये रहता है कि हम नॉर्मली सोनोग्राफी कब कब कराते हैं एक नॉर्मल प्रेगनेंसी? नॉर्मल प्रेगनेंसी में कंफर्म करने के लिए जैसे हमने बताया कि अराउंड 6-7 वीक्स में कर देते हैं। एक 3 महीने के कंप्लीशन पे एक सोनोग्राफी करते हैं जहाँ पे एक स्पेसिफिक एंटी स्कैन करके होता है, प्लस जो डेट है प्रेगनेंसी की वो भी कंफर्म हो जाती है। तो सर एक एंटी स्कैन, सॉरी मैंने आपको रोका, एंटी स्कैन क्यों कराना अच्छा रहता है, स्पेशली जब फैसिलिटी हो तो? हाँ, एंटी स्कैन इसलिए कराते हैं, एंटी मतलब न्यूकल थिकनेस, मतलब बच्चे की जो चमड़ी है पीठ की, मतलब नेक के पीछे की, वो मेजर करते हैं। गर्दन के पीछे की जो चमड़ी है उसको मेजर करते हैं। आजकल मशीन्स इतने अच्छे हो गए हैं कि 3 महीने के कंप्लीशन पे बच्चे को कोई व्यंग, जो गर्भ हो, कुछ व्यंग हो तो वो भी पता चलता है, जैसे कि ब्रेन का हो, स्कल का हो, बैक का हो, रीढ़ की हड्डी का हो, हाथ पैर का भी पता चल जाता है। तो इसीलिए करते हैं। और एंटी स्कैन इसलिए करते हैं कि डाउन सिंड्रोम करके है जहाँ पे एक 21 नंबर का क्रोमोसोम बढ़ जाता है, उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है कि जिनको, मतलब जो बच्चे मंदबुद्धि वगैरह होते हैं, हाँ, इनमें मंदबुद्धि भी होती है ऐसे, पर सारे के सारे मंदबुद्धि के साथ नहीं आते, पर होता है इनको। मतलब जो जेनेटिक प्रॉब्लम है, जो कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स है वो डिटेक्ट हो जाते हैं, तो ये 3रे महीने में ये कराते हैं। उसके और एक 5th मंथ में हम कराते हैं जहाँ पे अराउंड 18-20 वीक्स में, जहाँ के बेबी के सारे पार्ट्स जो डेवलप हो गए तो उनमें कोई प्रॉब्लम है, उनमें कोई व्यंग है कि नहीं, उसको अनॉमली स्कैन, हाँ, इसको हम अनॉमली स्कैन, इसका नाम ही अनॉमली स्कैन है, जहाँ पे हेड टू टो सारे के सारे पार्ट्स देखे जाते हैं। सर तो इसमें ना आजकल नया है कि 2D है, 3D है, 4D स्कैन है, तो बहुत बार पेशेंट्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वाला स्कैन सही है, तो आपका क्या एडवाइस है? 2D स्कैन सफिशिएंट हो जाता है। 3D स्कैन का ये एडवांटेज होता है कि जो सरफेस में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब पता चलता है, जैसे कोई क्लेफ्ट लिप होगा, मतलब यहाँ पे जो फ्यूजन नहीं होगा लिप का, या हाथ पैर में उंगलियाँ कितनी हैं, वो सब ज़्यादा बेटर पता चलती है। पर 2D स्कैन में भी तो एक अच्छा 2D स्कैन जो है वो नियरली सब कुछ कवर कर लेता है। वो कराओगे तो वो कवर हो जाएगा। सिर्फ कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी पता चले तो 3D और 4D ज़्यादा सही हो जाता है। 4D में ऐसा होता है कि जो लाइव जो बच्चे के मूवमेंट्स वगैरह दिखाई देते हैं वो 4D होता है, उसका 3D होता है, बट लाइव अगर देखेंगे तो सर हम लोग क्या आजकल ये सोनोग्राफी करने का थोड़ा चलन ज़्यादा हो गया है, तो क्या ये किसी तरह से भी गर्भ को हार्मफुल है या मतलब बच्चे को पे इफेक्ट करता है? आज की तारीख में ऐसे कोई स्टडीज़ नहीं बता रहे हैं कि इससे बच्चे के ऊपर कुछ असर होता है कि नहीं। हालांकि ये सोनोग्राफी एक पावर सोर्स होता है, पर जो डॉपलर हम करवाते हैं आगे अर्ली वाले, जो काफ़ी पहले वाले होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं। वो डॉपलर जो है उसमें ज़्यादा, तो पहले 2 महीने तो हम डॉपलर अवॉइड ही कर लेते हैं। यस, पहले 2 महीने में, तो अदरवाइज काफ़ी सेफ है।
तो ये 5वें महीने की सोनोग्राफी हो गई। और इसके बाद अगर एक बार बच्चा अच्छा है, हेल्दी है, तो फिर 1 या 2 सोनोग्राफी? हाँ, जैसे कि 7वें-8वें महीने में और एक 8.5 महीने में एक सोनोग्राफी करके देख लेते हैं कि बेबी का ग्रोथ कैसा है। और जैसे 8.5 महीने के बाद में डिलीवरी कभी भी हो जाए तो उसके लिए एक बेसलाइन चेकअप करते हैं कि बच्चे का ग्रोथ कैसा है, अंदर पानी कैसा है, और उसका जो खून रक्त का प्रवाह जो है उसके बॉडी में वो कैसा है, उसके लिए डॉपलर करवा लेते हैं। सर, आई एम सॉरी, मैं आपको बहुत समय ले रही हूँ, बट एक थोड़ा सा हम लोग जानना चाहते थे हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में, कि हम लोग आजकल तो प्रेगनेंसी पहले बहुत यंग लेडीज़ में हो जाता था, बट समय और आजकल का जो है मतलब एक नेचुरल कल्चरल डिफरेंस भी आ गया है, तो शादियाँ भी थोड़ा लेट होती हैं। और लेट प्रेगनेंसी के अपने क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, या हाई रिस्क प्रेगनेंसी का आप मतलब क्या है, और कैसे हम पेशेंट्स को ज़्यादा अच्छा केयर दे सकते हैं हाई रिस्क में? हम जैसे पुराने ज़माने में बोलते थे